एवरीवन, मैं सतकुमार। हम एक डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट और आज हम जाने वाले हैं चांदमारी जाने वाले हैं फिश फार्मिंग के लिए। तो हमारे वीडियो देखते रहिए। हेलो गाइस, आज ऑफिशियल सेहत के चैनल में मैं हूँ लता सिदार और महिमा सिदार और ये सेहत और हम लोग जा रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए। प्रोजेक्ट वर्क में है फिश फार्म और हम लोग जा रहे हैं चांदमारी। बोर्ड दो यहीं कौन से स्पीशीज होते हैं सबके बारे में। के बारे में हाँ, कैसे होता है, कैसे होता है ना। कुछ पढ़े हो किसी के बारे में? मछली के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो मछली के बारे में? फिश प्रोडक्शन के बारे में। मछली के बारे में क्या जानते हो? कुछ है चैप्टर का चैप्टर इसमें कुछ है क्या? कुछ है उसमें प्लानिंग ऑफ फिश फार्मिंग है। फिर उसमें किस टाइप से किया जाता है, कितने टाइप के पौन का निर्माण किया जाता है, कैसे उनको रखा जाता है, किस टाइप से उनको फिश प्रोवाइड किया जाता है, सबके बारे में। कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़ लिए। तो सीड प्रोडक्शन कैसे होता है वो बताना है। हाँ, उसको भी बताना है और पूरा फिश कैसे प्रोडक्शन होता है। हाँ, फिश प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे सीड प्रोडक्शन भी और फिश को कैसे आइडेंटिफाई जानते हो मछली का, फिश का उसके लिए किया अभी। मतलब कौन कौन से मछली पालते हैं, कौन कौन से ऐसे करते हैं पालने योग्य मछली कौन कौन से, जैसे कि मेजर कार्प। उसका क्वालिफिकेशन भी रखना पड़ेगा ना आपका मछली का पूरा। रहता है कि नहीं रहता है? उसको भी रहता है ना, चार्टर क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक उसको भी लिखना पड़ता है कि लिखना पड़ता है? नहीं, उसमें कौन कौन से स्पीशीज उनको प्रोडक्शन किया जाता है उसी को लिखना पड़ता है। क्लासिफिकेशन उसमें नहीं डालना पड़ता है, प्रोजेक्ट वर्क में नहीं लगता है, प्रैक्टिकल वर्क में लगता है। जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ जो स्पेसिस मिलेंगे उसका हम लोग डाल सकते हैं। हाँ, स्पेसिस का नाम डाल सकते हैं और फिर उनमें क्या क्या डिशेज होते हैं उनको डाल सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो फार्म है ना, इसको मस्त बीज प्रतिशत चांदमारी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? मस्त बीज प्रतिशत चांदमारी। हेलो, राधे राधे। जैसे कि ये जो फिश प्रोडक्शन जो होता है ना, फिश का जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज हेचरी। चाइनीज हेचरी, ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये सब देख रहे हैं ना, ये क्या है? चाइनीज हेचरी है ना। जो देखो, मछली आर्टिफिशियल भी करता है ब्रीडिंग और नेचुरल भी होता है। तो ये आर्टिफिशियल के लिए इसको चाइनीज हेचरी बनाया गया है। जैसे मुर्गी का भी हेचरी होता है ना, देखे ना, मुर्गी का हेचरी होता है, देखे देखे मछली रहता है, तो अंडा रख देता है, मछली में जलते रहता है ना। तो वो इस टाइप के ना, ये प्रेरित प्रजनन के लिए इसको चाइनीज हेचरी बनाया गया है। इसका नाम है चाइनीज हेचरी, है ना। ये सिस्टम है पूरा, मतलब इसमें क्या क्या चेम्बर रहता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं हेचरी के लिए। अगर हम फिश प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होता है ना। कि भाई अब कुछ सामान रहेगा तभी तो नाम है, तभी तो हम काम करेंगे ना। तो जैसे फिश प्रोडक्शन के लिए कोई मछली उत्पादन की बात करता है कोई आदमी, अगर करना चाहता है तो वो हेचरी में क्या क्या एक चेम्बर होता है, क्या क्या उसका नाम से जाना जाता है ना। तो हेचरी देखो नाम है वो, तो हेचरी के अंदर बहुत सारे चीज़ रहता है ना। तो जैसे आप मुर्गी वाला देखे हो तो बटन होता है, स्विच होता है, ओवन होता है, अंदर वो स्लाइडर होता है, बहुत सारा चीज़ है ना। टेम्परेचर कंट्रोल करने का रहता है, तो कंप्लीट बोलेंगे तो हेचरी हो जाता है। वैसे ही फिश प्रोडक्शन का भी एक हेचरी होता है ना। तो ये सब ये जो देख रहे हैं ना, ये तो सबसे पहले हेचरी के लिए क्या होता है, बोर पानी की सुविधा होना चाहिए। बिना पानी के तो मछली प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन पानी होता है
ठीक है। पानी के बाद हमको क्या करना चाहिए, पानी के लिए बोर होता है या नेचुरल सोर्स वाटर, कोई भी बोर हो या रनिंग वाटर, नदी का हो, नाला हो, जहाँ पर लगा है वहाँ से पानी अपन कर सकते हैं, वो पानी होना जरूरी है। दूसरी होता है कि ओवर हेड टैंक बनाते हैं, ओवर हेड टैंक बनता है, ठीक है। ओवर हेड टैंक बनने के बाद इसको बोलते हैं कि ये दूसरा आ जाता है कि ब्रीडिंग पूल होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग पूल बोलते हैं। ये जो सिस्टम दिखा है ना, इसको ब्रीडिंग पूल बोलते हैं, एक चेक। उसके बाद ये जो वो बना हुआ है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पूल हो जाता है। उसके बाद इंक्यूबेशन पूल के बाद जो वो अंडे लास्ट स्टेज जो होता है उसको स्पॉन्ज कलेक्शन चैम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज कलेक्शन चैम्बर, है ना। तो ये इसका वो है, क्या बोलना चाहिए, सिस्टम है हमारा, ब्रीडिंग, है ना। नहीं, सीड प्रोडक्शन का अलग है और इसका भी अलग है, मतलब कि फिश प्रोडक्शन का अलग और हाँ, इसका अलग। हाँ ये इसका अलग, इस सीड प्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं। मछली का बच्चा कैसे बनाते हैं, और फिश प्रोडक्शन तो कल्चर हो गया ना, कल्चर कैसे अलग अलग पॉन्ड रहते हैं। हाँ, ये जो बड़ा बड़ा पॉन्ड है उसके लिए कल्चर पॉन्ड के अलग अलग रहेगा ना। ये जब तक हम सीड नहीं बनाएंगे तो कल्चर कैसे करेंगे, सीड जब तक नहीं मिलेगा हमारा तो मछली कैसे बनेगा फिर, है। तो सीड बनाना पड़ेगा ना हमको। तो सीड का बता रहा था, सीड का जानना है क्या, जानना है ना। तो ये सीड का बता रहा था मैं। देखो सीड जब तक धान का बीज नहीं बनेगा तो खेत में बोएंगे तो फिर कैसा होगा, ठीक है। तो सीड प्रोडक्शन के लिए हमारे ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और जैसे ओवर हेड टैंक, वाटर सोर्सेज चाहिए, ये ब्रीडिंग पूल हो गया, इसका साइज छोटा बड़ा सबका अलग अलग रहता है, अलग अलग हेचरी अलग अलग रहता है, ठीक है ना। ब्रीडिंग पूल हो गया, इसकी इंक्यूबेशन पूल बोलते हैं, इसका साइज अलग अलग रहता है। इसका 8 मीटर व्यास है, 4 मीटर व्यास है, 2 मीटर व्यास है, ऐसे इसका जगह देख के बनाते हैं ऐसे। अब इससे बड़ा भी बनता है, कई जगह कहा जाएगी गवर्नमेंट वाला जिससे बड़ा भी बना हुआ है, 2 मीटर व्यास का भी बना हुआ, 10 मीटर ऐसा कुछ रहता है इसका व्यास, है ना। क्यूबिक 10 मीटर ऐसे है ना, इसका लंबाई जो है 1.5-2 मीटर इसका इकाई है ना। तो ये चैम्बर हो जाता है। ये सिस्टम हमारा एक बनाना पड़ेगा, मान लो सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये सब इंक्यूबेशन पूल बोलते हैं, इंक्यूबेशन इसका साइज कितना होगा, 2 मीटर 10 मीटर ऐसे कुछ है इसका, 2 मीटर साइज सब डिफरेंस रहता है। कोई स्टैंडर्ड साइज इसका ऐसे तो अपना अपने हिसाब से जगह देख के बनाते हैं, लेकिन इसका इसमें मतलब फीड प्रोडक्शन करते टाइम कुछ केमिकल यूज किया जाता है। हाँ बता रहा हूँ, ये सिस्टम पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब सीड प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, अब मछली चाहिए जिसको बूडर्स बोलते हैं, क्योंकि बिना बूडर्स का तो बच्चा नहीं होगा ना। तो ये सिस्टम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए सीड प्रोडक्शन करने के लिए, बूडर्स चाहिए। बूडर जैसे प्रजनक, क्या बोलते हैं, मत्स्य प्रजनक। मत्स्य प्रजनक किसको बोलेंगे, जो 2 साल 3 साल पुराना मछली होगा। जैसे कि हर मछली का अलग अलग फिगेंडिटी आता है, ठीक है ना। जैसे कि रोहू कतला मृगल 2 साल में अंडे आ जाता है, प्रजनन देने लायक हो जाते हैं, है ना। कतला को बोलते हैं, कतला घास का होते हैं, वो 3 साल के बाद जो होता है पुराना मछली वो अंडा देने के लायक होते हैं। तो उस टाइप के नर मादा को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन रखते हैं, क्या करते हैं, कलेक्शन करके उसको स्टोर करके रखते हैं नर मादा को, है ना। अभी नर मादा को रख लेते हैं, उसको नर मादा को मस्त फीडिंग कराते हैं, हार्मोन देते हैं, मतलब केमिकल विटामिन देते हैं उसको अच्छे से, उसके ताकि गुणार्थ बने, ठीक है ना। बहुत सारे उसका गुणार्थ बनेगा तो फिर अंडे आएगा अच्छे से, है ना। तो उसको खिलाते पिलाते अच्छा से है उसको, है ना। जब अब ये तो है, अब उसके बाद क्या होता है, बूढ़स जरूरत पड़ेगा। बूढ़स को हम लोग नर मादा को छांटते हैं, 1:2 भी रहता है। मान लो ब्रीडिंग कराने के लिए 1 मादा और 2 नर भी रखते हैं, तो 1:2 रखते हैं, ठीक है ना। या 1:1 भी रख सकते हैं, 1 किलो का नर है तो 1 किलो का मादा भी हम उसमें रख सकते हैं, अपने एक सुविधा अनुसार है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल देखा जाए तो 1:2 रखते हैं, है ना। तो 1 फीमेल है, 1 केजी फीमेल है, 2 केजी का मेल चाहिए रहता है। और आदमी क्या है, सब मेल पे भी होता है, कर देते हैं, एक ही रेशियो रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब तो बूढ़ा आपके पास है, क्या है, बूढ़ा हो गया, ये हेचरी अब बूढ़ा के बिना आपका काम नहीं होगा। बूढ़ा जैसे मत्स्य प्रजनक बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, मत्स्य प्रजनक, है ना। मत्स्य प्रजनक नहीं रहेगा तो आप कैसे काम करेंगे, वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सब मत्स्य प्रजनक का भी एक रख रखाव, एक मैनेजमेंट भी होता है उसका भी एक सब्जेक्ट है, मतलब कैसे खिलाना है, कि कब कब रखना है, कब कब कैसे रखना है, बहुत सारी चीज़ उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। तो अपन हेल्दी वाला जो मत्स्य प्रजनक हमारे पास बना हुआ है
उसको हम यहाँ पे रख लिए मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे हमारा मस्त परिणत है क्या, ये यहाँ पे अपना मस्त परिणत रखा है। अब हमको ब्रीडिंग कराना है, अब स्पॉट निकालना है, ब्रीडिंग का सीजन करना है। तो ब्रीडिंग सीजन कब होता है, वो मानसून में होता है, 15 जून के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि मछली 15 जून के बाद ही उसमें अंडे आते हैं, अच्छे से ब्रीडिंग के लायक होता है ना। अभी तो कई जगह क्लाइमेट हो जाता है, तो कलकत्ता में अभी भी शुरू हो जाता है, कई लोग तो अंडे कम आता है। लेकिन अब जनरली हम लोग जानते हैं कि मानसून में ही मछली अंडे देते हैं। मछली ऐसा है क्या है, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये रनिंग वाटर है। मछली कंफाइंड वाटर में अंडे नहीं देते, स्थायी पानी में नहीं देते, उसके लिए रनिंग वाटर चाहिए, उसको नेचुरल पानी चाहिए। तो ये जो सिस्टम हेचरी जो बना रहता है हमारा, ये पूरा गोल दिख रहा है ना यहाँ, वो ऐसे चालू करेंगे तो वो गोल गोल घूमता है, उसको ऐसा लगता है कि हम नदी में है, और फुहारा लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको पानी गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसा लगता है मानसून सीजन है, तो एक क्लाइमेट बन जाता है उसके लिए, क्योंकि पानी को हम बहता गोल घुमाना बहुत जरूरी है। जब मछली होता है तो फिर उसके ब्रीडिंग रहेगा तो अपोजिट साइड घूम के फिर वो अंडा देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको ऐसा क्लाइमेट तैयार करता है कि वो मानसून में मछली को नदी नाला में ऐसे महसूस होता है, तभी वो अंडे दे पाएंगे। ऐसे अंडे नहीं दे पाए, ऐसे बंद रहेंगे, ये स्थायी पानी है हमारा, इसमें अंडे देते नहीं है। अगर देते तो हेचरी बंद जरूरत नहीं पड़ता ना, तो उसके लिए नेचुरल हमको आर्टिफिशियल ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है, तो इसको हेचरी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अब क्या होता है कि अब हमको अब अंडे, अब हेचरी तैयार हो गया, हम बूढ़ा भी हमारे पास है, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब अंडे निकालने की तैयारी करना है, ठीक है। तो पानी ये जो ओवर टैंक है वो सबका वाल यहाँ पे कनेक्ट है, सबका वाल एक दूसरे से सबसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो वो वाल को खोल देंगे तो पानी भर जाता है यहाँ पे, और उसको खोलेंगे तो पानी हो जाता है। मान लो हमको अब कल सेट लगाना है, तो सेट लगाना बोलते हैं, तो क्या लगाते हैं, सेट लगाते हैं, जैसे ब्रीडिंग कराना रहता है। तो अब शाम को लगाना है मछली को अंडा, जैसे मछली के बच्चे के लिए जानने के लिए उसको तो तैयारी करना है, पानी वानी भर लेते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो नर मादा को यहाँ नेटिंग करेंगे 2-3 बजे, जैसे भी है 2-3 बजे अपन नेटिंग करके नर मादा को, नर को अलग, मादा को अलग रख देते हैं। आपको बांधते हैं यहाँ पे, नर मादा को नर करते, जैसे 20 किलो का मादा पकड़ जाए तो 20 किलो का नर पकड़ लेते हैं, 25 किलो का नर भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, फिर देने के बाद शाम को 4 बजे या 6 बजे समय दे देके, जैसे आपका समय अनुसार होता है, 5-6 बजे 6 बजे जनरली अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि बिना हार्मोन्स का उसको इंजेक्शन नहीं होगा, होता है ना। तो उसके लिए एक हार्मोन्स आता है, ओवर टाइट ओवर प्रीम करके एक हार्मोन्स आता है ना। अभी ओवर प्रीम भी आता है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन्स बन गए हैं, ओवर टाइट ओवर प्रीम करके, वो हार्मोन्स है उसका। वो जो आपका इंजेक्शन जो 2 नंबर 3 नंबर के आपका जो 24 नंबर का रिडील लगता है, उसका जो अपना ह्यूमन में लगाते हैं ना, उससे वही वाला इसमें इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं, है ना। और रही बात उसमें सबसे पहली बात है, और मछली को इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे, भाई मछली है तो मछली को इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे, है ना। तो इंजेक्शन 2 प्रकार के लगाते हैं, इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं। और दूसरी बात, अब हम मछली को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि मेल फीमेल है, वो भी पार्ट है ना ब्रीडिंग के लिए। तो ब्रीडिंग के लिए हम मेल फीमेल कैसे पहचानेंगे, तब तो हम यहाँ पकड़ेंगे कि नर इसको बोलते, मादा किसको बोलते, कुछ आइडिया है मेल फीमेल नहीं पड़ेगा। तो मेल फीमेल जो होता है, मेल फीमेल जैसे कि ना, मेल जो होता है 2 साल का, जैसे 2 साल 3 साल का मेल है, तो मछली पकड़े, मछली खाते हैं। मछली का स्ट्रक्चर कैसा रहता है देखिए, किसको डॉर्सल फिश बोलते हैं, किसको पेल्विक फिश बोलते हैं, किसको कॉडल फिश बोलते हैं, किसको पेट्रोल फिश बोलते हैं। किसको डॉर्सल फिश बोलते हैं, जो ऊपर बोलते हैं। और पेल्विक फिश किसको बोलते हैं, और पेट्रोल फिश किसको बोलते हैं, साइड में रहता है ना। जो पेट्रोल फिश होता है ना, आप पेट्रोल फिश को अगर टच करेंगे, ठीक है ना, ऐसे छुएंगे ना, तो मेल का रफ रहेगा, मतलब खुरदुरा रहेगा, ठीक है। ऐसे छुएंगे, ऐसे छुएंगे ना, छू के देखना, अगर बड़ा मछली मार्केट में मिलेगा ना, तो वो पेट्रोल फिश जो होता है गिल के बाजू में जो रहता है ना, वो खुरदुरा रहता है, ठीक है। और बॉडी स्लिम रहेगा, उसमें अंडे नहीं रहेगा तो पतले रहेंगे। और अगर उसमें भी समझ नहीं आ रहा है, ऑयल के साथ प्रेस करेंगे बॉडी को, दबाएंगे बॉडी को, उसका पेट को, तो उसमें मिल्ट निकलता है, वाइट कलर का मिल्ट निकलेगा। अगर उसमें भी ऐसे समझ में नहीं आए कान से, तो अगर प्रेस करेंगे ना, तो उसको मिल्ट निकलता है,
ठीक है, तो उससे क्या आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमारा ये मेल है। और फीमेल का जस्ट अपोजिट है। फीमेल में अगर पेक्टोरल फिन में छुएंगे तो वो चिकना रहता है, एकदम स्मूथ रहेगा, ऐसे स्मूथ रहेगा और बेली उभरा हुआ रहेगा। थोड़ा सा ऐसे दूर से भी देखते तो मार्फोलॉजी से मतलब ऐसे पता जाता है कि हाँ तो थोड़ा सा ये पेट उभरा हुआ है ना। और ज़रा प्रेस करेंगे तो अंडा भी निकलते, थोड़ा सा अंडा दिख जाता है। लेकिन ऐसे पेट्रोल उसका पेट्रोल फिन और उसके बेली देख के हमको ऐसा लग जाता है कि ये फीमेल है करके, और उसको बड़ी स्लिम है। ऐसे 2-3 ऐसे हैं जो उसका हम क्या करते हैं, उसको नर मादा को हम लोग पहचान लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका आइडेंटिफिकेशन नर मादा पहचान लिए। पहचानने के बाद अब क्या करना है, अब इंजेक्शन देने के लिए क्या करना है हमको, वहाँ से पकड़ के यहाँ पानी भरा होता है, आप हम रख देते हैं। अब हमको वहाँ लाना है, यहाँ ला कर रख दिए। रखने के बाद उसको क्या होता है, कम से कम 2-3 घंटा उसको रेस्ट करने देते हैं। और तुरंत वहाँ जाल चला, स्ट्रेस में रहेगा, तुरंत जाल चला लाएंगे, तुरंत इंजेक्शन लगा देंगे तो वो तो स्ट्रेस में रहेगा ना। स्ट्रेस रहेगा तो उतना अच्छा से ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्या शांति दिमाग से थोड़ा सा उसको शांत रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो शांत कर देते हैं। तो 2-3 घंटे यहाँ पे लेटिंग करके ला कर रख दिए, फिर स्ट्रेस कर दिया। अब इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, 2 जगह लगाते हैं, ठीक है ना। एक तो इंट्रामस्कुलर बोलते हैं और इंट्रापेनाकुलर को सिर्फ बोलते हैं, उसको 2 बोलते हैं। जैसे डायग्राम दिखाओ, ठीक है ना। इंट्रामस्कुलर और से कुछ बोलते हैं, भूल रहा हूँ उसको, 2 है ना। जैसे चित्र बनाओ यहाँ पे। ठीक है ना। लेटरल, हाँ, ये लेटरल लाइन है, ये लेटरल लाइन है। ये डॉर्सल फिन है ना। ये कॉडल फिन है, ठीक है ना। ये हो गया पेक्टोरल फिन आपका, ठीक है ना। ये पेल्विक फिन है, ये एनल फिन है, ठीक है। इस टाइप का एक मछली होता है, ठीक है ना। अब ये तो फीमेल जैसे यहाँ पे जो बोला, ये वाला पंख पकड़ के आप उसको मेल फीमेल को बता सकते हैं। ये एनस है यहाँ पे, है ना। एनस से वो मिल्ट कर निकलता है, ठीक है ना। अब इंजेक्शन लगाने के रहता है, ये जो पेक्टोरल फिन है, पेक्टोरल फिन के बाद में यहाँ पे भी एक इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ पे भी इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और मछली जो होता है, एक इंजेक्शन यहाँ पे लगाते हैं, पेक्टोरल इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। एक होता है यहाँ पे जो लेटरल लाइन है, बॉडी का हाफ बॉडी और ये हाफ कॉडल फिन, ठीक है। उसके सेंटर में यहाँ पे ऐसे इंजेक्शन यहाँ पे भी स्केल के नीचे, पेक्टोरल फिन के स्केल के नीचे यहाँ पे भी इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूल रहा हूँ उसको, 2 देख लेना है। इंट्रामस्कुलर इंटरपेरिकोनियल ऐसे कुछ बोलते हैं, 2 बोलते हैं उसको, है ना। 2 उसको दो टाइप का अपन क्या करते हैं, अपन इंजेक्शन लगा सकते हैं। जो इसमें एक ऐसा मछली सोया हुआ मछली है, ठीक है। मछली सोया है, अपन क्या पकड़े और ऐसे अपन 90 एंगल के में ऐसे यहाँ पे स्केल को उठा के थोड़ा सा स्केल के इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक। एक होता है एक ये है, फिन को ऐसे करेंगे, फिन को उधर एक पकड़ा रहेगा और उसके किनारे में, कान के किनारे में ऐसे लगाया जाता है इंजेक्शन, ठीक है। 2 जगह इंजेक्शन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, है ना। ये लेटरल लाइन होता है, कॉडल फिन है या ये लेटरल लाइन के बीच में जो होता है वो वहाँ पे एक लगाते हैं, और पेक्टोरल फिन के बाजू जो होता है उसके नीचे लगाते हैं, 2 जगह लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लेटरल लाइन जो है आपका एब्डोमेन है, जो यहाँ पे एनल की जैसे बॉडी, हाफ बॉडी में, पेट इधर नहीं लगाते हैं इसको। ये जहाँ डॉर्सल फिन खत्म होता है वहीं से अपन उसको नीचे में अपन इंजेक्शन अपन लगाते हैं उसको, ठीक है। ये इसका ये है ना, ठीक। ये 2 प्रकार के इंजेक्शन हम लोग इसमें लगाते हैं। अब कौन कौन से इंजेक्शन, वही ओवरटाइट ओवरप्रीम का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब शाम को हमारा यहाँ इंजेक्शन लगा के छोड़ दिए। अब इसमें हर मछली का अलग अलग डोज रहता है, मेल को अलग लगाते हैं, फीमेल को अलग लगाते हैं। पहले जब पीजी बनता था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो सुने होंगे नाम, पीजी सुने, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे मछली का मुंडली से एक छोटा सा ग्लैंड निकलता है, पीजी पढ़े हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़े हैं, देखे हैं, है ना, देखोगे डायग्राम में। उसको पहले कलेक्ट करते थे, जब ये तो हार्मोन था, बन रहा था, बनाया है आदमी, इसको तकलीफ हुआ तो बहुत साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं ना।
और पहले ऐसा नहीं था, तो नेचुरल क्या करते थे, पीजी निकालते थे, वही पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते थे। तो क्या इसको फिर वो डिस्टिल वाटर में उसको कर कुरा के उसको केमिकल को डाइल्यूट करके उसको इंजेक्शन बनाते थे पीजी का। पहले पीजी चलता था, ठीक है ना। पीजी का डोज मादा को 2 बार देना पड़ता था और नर को 1 बार देना पड़ता था पीजी का डोज। तो वो उसका बहुत लेनी प्रोसेस था वो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब क्या किया है कि ये हार्मोन्स निकल गया, ओवरटाइट, ओवरप्रीम, ओवरिम, बहुत सारे केमिकल है, हार्मोन्स निकल गया है जो इंजेक्शन के लिए है ना, ब्रीडिंग के लिए। तो ये इसको क्या करते हैं, 1 टाइम लगाते हैं, एक बार मादा को, एक बार नर को, सेम टाइम में। तो हर मछली का अलग अलग डोज रहता है, ठीक है ना। एक तो मैं दे दूंगा सीसी, जैसे कि नर को अपन मान लें रोहू और मृगल का है, तो 0.1 से 0.2 ml पर केजी उसको देते हैं, रोहू और मृगल का 0.1 से 0.2, हाँ, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और इसी का मेल को अपन 2 से 3 देते हैं। रोहू कतला का जो मेल है, फीमेल है, उसको हम 2 से 3, 0.2 से 0.3 ml ऐसे उसका डोज है। और कतला और ग्रास का जो रहता है, सुरवा का अलग है। कतला का जैसे कतला का डोज अपन उसको नर को 2 से 3 लगाते हैं, हाँ, नर को कतला का, और मादा को 4 से 5, 0.4, 0.5, 0.4 से 0.5। ठीक है, ये हो गया हमारा। जो पिक्चर बनते भी जाना चाहिए माइंड में। तालाब में मछली निकाले, नर मादा छाट लिए, इंजेक्शन के लिए हम रेडी हो गए, इंजेक्शन भी तैयार हो गया हमारा, ठीक है ना। अब इंजेक्शन हो गया, हमारा सिस्टम बना हुआ है पूरा। अब इंजेक्शन लगा के मछली को छोड़ दिए, क्या कर दिया, छोड़ दिया। शाम को 6 बजे इंजेक्शन लगाए मान लो, है ना। पानी चल रहा है, फुहारा चल रहा है, पूरा क्लाइमेट बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उसको पूरा वो मानसून में है, तो वो चल रहा है उसको, है ना। फिर वो 7 से 8 घंटे में, मान ले, हाँ, 4 घंटे 8 घंटे में, है ना, जैसे 6 है ना, 6 बजे लगाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, वही 7-8 घंटे में, ठीक है ना। कोई 6 घंटे भी हो जाता है, 8 घंटे में, फिर वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्सटर्नल ब्रीडिंग करता है, इंटरनल ब्रीडिंग नहीं होता है, ठीक है ना। इसका ब्रीडिंग जो होता है इसका एक्सटर्नल होता है, ये एक्सटर्नल ब्रीडिंग होता है। फिर वो क्या होता है, इसमें ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो ब्रीडिंग स्टार्ट करते शाम सुबह तक, मान ले 5 बजे 6 बजे तक वो ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब ये जो वाल बना हुआ है, ये वाल को हम लोग यहाँ पे खोल देते हैं, ठीक है। वो अंडे आ रहे हैं, ठीक है। अब सोच लो, इमेजिन करिए कि अब हम ब्रीडिंग इंजेक्शन लगा दिए, हम ब्रीडिंग होकर अंडे, रात में अंडे आना शुरू हो गया है, ठीक है। अंडे उसमें से आ रहे हैं, तो अंडे अब क्या करते हैं, कई जगह ऐसे सिस्टम होती है, अंडे को यहीं से कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि सब वाल ठीक है, तो हम ये वाला चेम्बर खोल देते हैं ना, ये वाला चेम्बर खोल देते हैं ना, तो इसमें अंडे आना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, ये दिखा है ना, इसमें अंडे आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से पानी चल ही रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू पानी चल ही रहा है, वो इधर अंडा आता रहता है वो, ठीक है। ये 3-4 बजे तक, ये मतलब सुबह मॉर्निंग तक, वो जब तक हमको लगता नहीं कि अंडे पूरा आ गया है, ऐसे करके वो 6 बजे तक भी मॉर्निंग तक चलते रहता है, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें एक कपड़ा लगाते हैं, देखो इसमें जाली लगाते हैं, कपड़ा एक आता है नायलॉन की कपड़ा, जिसे गार्फिल कपड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्फिल कपड़ा बोलते हैं। वो कितना 200 मायोम्यूक्रान नहीं होता है, म्यूम्यूक्रान से बोलते हैं ना, पढ़े नहीं कभी आप पढ़े हो, म्यूम्यूक्रान का साइज रहता है इसका, ठीक है। तो ये कपड़ा रहता है एक इसमें, वो पतला जो पानी छन के बाहर चले जाए, वो जो पाइप लगा होता है, वो पाइप वो लेवल है, ठीक है, उससे ज़्यादा हमको पानी नहीं रखना है। तो वो जो राड लगा है ना, राड नहीं गिरा एक तो, ये जो पानी जो रहता है ना, ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, वो जो आपका जो खंबा है, वो जो खंबा दिख रहा है ना, उसी के बराबर हम लोग रखते हैं। पानी की जरूरत नहीं, आप 4 इंच यहाँ तक पानी भरते हैं, यहाँ तक, ठीक है ना। 4 इंच छोड़ के, 4-6 इंच छोड़ के नीचे, क्योंकि एयर के लिए काम आता है। तो पानी, ये डग माउथ, नीचे क्या लगा हुआ है, डग माउथ, वो क्या लगा हुआ है,
डग माउथ बोलते हैं जिसको, क्योंकि वो इसको चलाने से अंडा को बैठने नहीं देते। अगर इसको नहीं चलाएंगे तो अंडा क्या होता है, बैठ जाएगा तो अंडा खराब हो जाएगा। तो ये डग माउथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडा अगर बैठ गया तो अंडा का ब्रीडिंग खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको डग माउथ को आपको चलाते हुए जरूर रखना है आपको, है ना। इतना स्मूथली चलाना है इसको, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ कागज छोड़े ना तो कम से कम वो ऐसे घूमते 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 40 सेकंड 45 55 60 में यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि तो फड़फड़ा के घूम गए थे 1 मिनट से 2 मिनट ऐसे नहीं आना है ना। जैसे कि इसको लोग चावल जैसे उबलता है ना, धीरे धीरे चावल उबलता है, जैसे उबलता है धीरे धीरे, तो इस टाइप का अंडा धीरे 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 अंडा आते रहना चाहिए। एकदम सडनली आ जाएगा तो अंडा क्रश हो जाएगा, तो फट जाएगा, तो नाजुक रहता है वो, ठीक है ना। तो इसको इतना पानी को स्लो चलाते हैं अपन लोग, वहाँ से वाल कंट्रोल करने वाला वाल सब है वहाँ पे, ठीक है ना। उसको ऐसे चलाते हैं कि वो 55-60 में एक राउंड हमारा धीरे धीरे आना चाहिए। एक अमेजिंग एक मेजरमेंट ऐसे नाप लेते हैं कि हाँ इतना आ गया तो मतलब हमारा पानी का फोर्स जो है सही है, अंडा इसमें प्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। फिर इसके लिए फिर ये हो गया, पर अंडा आ गया इसमें चल रहा है, ये 72 घंटे तक इसमें क्या होगा, चलता रहेगा। मान लो आप 6 बजे आपको यहाँ पे अंडा आ गया, मॉर्निंग में 2 बजे 3 बजे रात तक आ जाता है अंडा आना, वही आपको शाम तक, मान ले शाम को आपको 6-7 बजे हैचिंग वेचिंग इसका बहुत सारा प्रोसेस है। जब से जैसे कि जो क्रोमोसोम बनता है ना पूरा, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कैसे कॉमा स्टेज में आएगा कितने घंटे में, फिर कॉमा स्टेज के बाद फिर वो मूवमेंट में आएगा, मूवमेंट के बाद फिर वो हैचिंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे कंप्लीट प्रोसेस चलते चलते मान ले आपको 8 से 10-12 घंटे में आपको ये अंडा मतलब मछली का बच्चा आपको फूट के मिल जाएगा वो, ठीक है ना। वो आपको शाम को अगर 6-7 बजे आएंगे ना तो आपको सब अंडा फूटा हुआ मिल जाएगा, आपको बच्चा बनकर तैयार हो जाता है वहाँ पे, यहाँ पे मिल जाएगा सब, है ना। तो ये फिर भी 72 घंटे तक इसमें रहना पड़ेगा। 72 घंटे तक आपको क्या करना पड़ता है, मछली को खाना देना नहीं पड़ता बच्चा को, क्योंकि उसमें योगसक रहता है, ठीक है ना। ये स्पान कवन क्या करता है, इसमें योगसक रहता है, इसलिए आपको 72 घंटे तक पूरा इसमें घूमते जब तो उसका आँख का मुंह न खुल जाए, काला काला, इसको स्पान बोलते हैं। 0.5 से 0.6 mm का रहता है, छोटा जीरा बोलते हैं जिसको, जीरा टाइप का होता है। तो वो 72 घंटे तक इसमें क्या होगा, चलते रहेगा, जिसको स्पान बोलते हैं। जब उसका आँख कान खुल गया, हाँ अब 72 घंटे हो गया, 3 दिन हो गया, अब इसको नर्सरी की जरूरत है, यहाँ पे रखेंगे तो खाना चाहिए उसको, तो खाने के लिए अब उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चा बन गया, अब उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा बन गया ना, यहाँ से अंडा आया, यहाँ पे बच्चा बन गया, ठीक है ना, ठीक है। अब उसको क्या करना है, 3 दिन भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और होने के बाद अब क्या करना है, हमको इसको अब नर्सरी में छोड़ना है, तब तो वो जिंदा रहेगा ना। अब ये तो लाखों करोड़ों संख्या में रहता है, एक साथ रहता है, ठीक है ना। अब एक इसमें फिर अब उसको निकालने के लिए क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग पानी भरते हैं, ये वाल छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉन चेम्बर पूल, हाँ स्पॉन कलेक्शन चेम्बर बोलते हैं इसको, है ना। ये यहाँ से अपन कपड़ा बांधते हैं, एक कॉटन का कपड़ा रहता है, सूती कपड़ा, पानी भरते हैं, वहाँ से खोल देते हैं, यहाँ पे आता है, इसको क्या बोलते हैं, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। एक कॉटन का सूती कपड़ा रहता है, जिसमें अब छोटा बच्चा है, अगर जाली रखेंगे तो, अगर बच्चेदारी रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो मर जाएगा ना, रगड़ा कैसे मर जाएगा, इसलिए कपड़े का यूज करते हैं। इसके लिए कपड़े का यूज करके इसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो नर्सरी बना हुआ है हमारा, जो फार्मर्स ले जाना चाहते हैं, वो उसको वहाँ से गैस पैकिंग करके हम उसको दे देते हैं और अपना छोड़ देते हैं इसको। ये हमारा ये स्पान जो है बन गया, कंप्लीट हो जाता है। और इसका फिकेंडिटी जैसे कि हर मछली का अपना अपना फिकेंडिटी होता है। जैसे कि रोहू का तो मिर्गा जो कि 1 पर केजी कितना देता है, वो 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख भी बच्चा 1 पर केजी देता है, वो पर अंडे देते हैं हम लोग, है ना। 1.5 से 2 मान लो, है ना, हाँ 2 से 2.5 भी है, 2 एवरेज से 2-2.5 दे देते हैं वो रोहू मिर्गा, है ना। और जैसे कि कतला जो होता है पर केजी वो 1 लाख तक देते हैं, 70-80 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक ही उसमें फेकेंडिटी होता है। अच्छा होगा तो 1.5 लाख दे दिया, नहीं तो 1 लाख ही उसका, या 70-80 हज़ार उसको पर केजी बच्चे से आते हैं, 1 लाख मानते हैं उसको, 1 लाख मान सकते हैं उसको। तो ये इसका अंडा देने का कैपेसिटी है, फेकेंडिटी है। बोले भी 1 किलो का मछली अब कितना अंडा देगा, कितने अंडा आते हैं उसमें, है ना। तो ये इसका एक वो है उसका, ठीक है। तो ये इसका आपका ये हो गया, क्या हो गया, सीड बन गया आपका। इसमें कोई डाउट है?
है ना। सीड प्रोडक्शन में कोई डाउट है? मतलब आपको स्पान तक बना दिए, ठीक है। हेलो, स्पान प्रोडक्शन का सीड प्रोडक्शन, इसको भी सीड बोलते हैं, ठीक है। क्या है? ये भी सीड है। स्पान मतलब सीड है ना। मछली का सीड होता है, बहुत सारे चीज उसके साइज के हिसाब से डिफाइन करते हैं इसको। जैसे स्पान हो गया 5 से 6 mm का होगा, ये भी स्पान है। फ्राई होता है 10-15 से 20 दिन का जो होता है फ्राई होता है। इसके बाद जो बनेगा अगला स्टेप वो क्या होगा? फ्राई बनेगा, ठीक है। वो 15 से 20 mm का हो गया, वो भी एक फ्राई है। उसके बाद 1 महीने से 1 महीना हो गया, वो फिंगरलिंग हो जाएगा अबव 30 mm, ठीक है। 30 mm से ऊपर जो मछली का बच्चा हो जाता है, ये 25 mm से ऊपर, 30 mm से ऊपर, वो फिंगरलिंग में आज गिनती करते हैं। फिंगरलिंग बोले तो वो 100 mm का 50 mm का बच्चा उसको फिंगरलिंग बोलते हैं, ठीक है। वो नर्सरी में हम लोग बनाया जाता है। तो ये कौन सा नर्सरी? अब वो उधर चला, ये इधर इसको नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसा वही काम होता है। जैसे अब भाई एक सेट को निकालने के लिए 3 दिन लगता है, तो 3 दिन वेट करना पड़ता है। आज लगा दिए वहाँ पे चले गया, तो शाम को फिर लगा देंगे तो इसमें आ जाता है, फिर परसों वो लगा देंगे तो उसमें चले जाता है। ऐसा अल्टरनेट 3 दिन तक कंटिन्यू निकल जाता है बच्चा। ऐसे तो रहेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा ना। पूरा टैंक है, ये है वो जो चीज़ें वो पूरा टैंक होते हैं, है ना। वहाँ पे हमारा बता दिया अब जैसे कि मान लो हम वहाँ बच्चा बन गया, इसको बोलते हैं नर्सरिया भी ऐसे दो प्रकार का होता है नर्सरी। एक नर्सरी होता है, एक रेयरिंग पॉन्ड होता है। क्या होता है? रेयरिंग पॉन्ड होता है, संवर्धन पोखर, ठीक है ना। 2 प्रकार का होता है। एक नर्सरी मतलब छोटा होता है, ठीक है, 0.001 साइज का रहता है, जैसे नर्सरी बोलते हैं, छोटा होता है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, 15 से 20 दिन के बाद जब उसको हम बच्चा को ट्रांसफ़र करते हैं किसमें? रेयरिंग में, संवर्धन पोखर में, ठीक है ना। तो उसको संवर्धन पोखर बोल देते हैं। तो 2 प्रकार का नर्सरी होता है जनरली। एक तो 15-20 दिन रखने के लिए बाद दूसरे बच्चे को हम फिर उसको क्या करते हैं? संवर्धन पोखर में, जैसे बोलते हैं ना KG1 KG2 के बच्चों को पढ़ने में क्लास 1 में भेजते हैं ना, तो नर्सरी में KG1 KG2 पढ़ेगा, UKG तक पढ़ेगा। उसके बाद क्लास 1 के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा? संवर्धन पोखर में आना पड़ेगा, रेयरिंग पॉन्ड में आना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ रेयरिंग पॉन्ड में आएगा तो अरे चल रेयरिंग पॉन्ड में आएगा ना, चल रेयरिंग कुछ नहीं कहेगा, चल रेयरिंग पॉन्ड होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होता है, बढ़ेगा। बच्चे को जगह खेलने भागने कूदने के लिए उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो इसके जैसे कि वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अब नर्सरी मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। अब स्पान निकलेगा, स्पान को डालने के लिए नर्सरी को मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। बिना अब देखो बच्चे को डालना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? सबसे पहले नीट एंड क्लीन नर्सरी चाहिए, घास फूस नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम 2-3 बार जाल चलाना, पानी भर के 2-3 बार जाल चलाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े ना हो, कुछ भी ना हो, है ना। और उसके बाद उसमें मेनोरिंग बोलते हैं, जिसको मछली खाता क्या? प्लेंटान खाता है। क्या खाएगा? प्लेंटान खाएगा। प्लेंटान 2 प्रकार का होता है, फाइटो और जू होता है, ठीक है ना। तो जू और फाइटो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल गोबर और क्या बोलते हैं उर्वरक फर्टिलाइज़र ऐसा करके बना के, है ना, सरसों खली मिला के अपन को यहाँ पे डालना पड़ता है। मेनोरिंग डोज रहता है, गोबर और उसका बना के डाल देते हैं ताकि प्लेंटान बने। और इतना छोटा प्लेंटान बने, क्योंकि देखो 5 से 6 mm के बच्चा का मुंह कितना छोटा रहेगा, छोटा रहेगा ना। तो उसी हिसाब से अपन क्या करते हैं, इसे आज स्टॉकिंग करना है, स्पान डालना है, तो 5 दिन पहले, मान लो 3 दिन पहले अपन क्या करें, मेनोरिंग कर देंगे ताकि छोटा छोटा कीड़ा बने। बहुत बड़ा कीड़ा बन जाएगा, बहुत बड़े प्लेंटान बन जाएगा तो खा नहीं पाएगा। तो उसके हिसाब से क्या करता है, जल्दी से उसके लिए 2-3 दिन के लिए अपन क्या करते हैं, चारा बना देते हैं, और वहाँ से स्पान जैसे तैयार हुआ और यहाँ पे स्टॉकिंग कर देते हैं। तो पहले नर्सरी मैनेजमेंट के लिए वही फंडा है कि आप पहले प्लॉइंग करेंगे, नया पानी भरेंगे, चूना डालेंगे, ठीक है ना। 2-3 बार नेटिंग करने के बाद
आप उसमें स्पान छोड़ सकते हैं ताकि उसमें डैमेज नहीं होगा। ये नर्सरी का एक फंडा है कि इसमें आपको नेटिंग क्लीन रहना जरूरी है। फिर इसमें 15 से 20 दिन तक बच्चा रहा तो आपका 15 से 20 mm हो जाएगा, 20-25 mm हो जाएगा। फिर उसको आप रेयरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। नर्सरी के बाद से रेयरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र करके उसको फिंगरलिंग बना के आप मार्केटिंग में बेचना शुरू कर सकते हैं। और खाना वही है आपका, सरसों खली है, कोढ़ा है ना, जो राइस ब्रांड होता है ना, राइस ब्रांड और फीडिंग कराते रहते हैं। और आजकल तो बहुत सारे वो आ गया केमिकल, लेकिन जो नेचुरल जो हम लोग खिलाते हैं, सरसों खली खिलाते हैं और राइस ब्रांड खिलाते हैं, है ना। और मिनरल विटामिन तो बहुत सारे अभी कंपनियां देना शुरू कर दिए हैं। ग्रोथ प्रमोटर के लिए बहुत सारा चीज़ आ गया, क्योंकि विटामिन का कुछ होता नहीं है। और उसको भी लिखना है, अच्छा उसको भी लिखना है। हाँ, जैसे कि बहुत सारे सप्लीमेंट्री फीड आ गया है ना, तो वो सप्लीमेंट्री जैसे कि वो V5 भी खिलाते हैं, विटामिन के रूप में V5 होता है। वो एग्रोमिन खिलाते हैं, वाटरमिन खिलाते हैं, ठीक है ना। वाटरमिन हो गया, एग्रोमिन V5 हो गया, है ना। तो ये जो मोटा मोटी जो मिनरल्स है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिला होता है, ठीक है ना, जो इसको फीडिंग के साथ उसको मिला के खिलाया जा सकता है। ये ग्रोथ ठीक से थोड़ा सा आता है इसमें, है ना। सर्वाइवल रेट अच्छा आता है, बहुत सारे और है वो सर्वाइवल रेट अच्छा आता है इसका, है ना। तो इसमें बहुत सारे चीज़ आता है। और ये तो बन गया मछली। मछली बनने के बाद फिंगरलिंग बनने के बाद तालाब में किसान अपना लेके गए और अपना कर रहे हैं, ठीक। और क्या है, कहाँ तक जाना है? तो पूरा एरिया कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 4.5 हेक्टेयर का है, जिसमें तालाब वालाब घर वर सब बना हुआ है। 1 हेक्टेयर का ये अपना वाटर, जिसमें हम मछली बच्चे बनाते हैं, वहाँ जो करते हैं ना, ये 1 हेक्टेयर का है अपना, जिसमें नर्सरी बना हुआ है, जिसमें हम लोग बच्चा बनाते हैं। और कुछ डाउट? डिशेस के बारे में ये तो वहाँ खाना खाली एक प्रोडक्शन, फिर उसके बाद और किस प्रोडक्शन का प्रोडक्शन के भी तो इसका स्थापना हो गया था इसका साल का 95 का ही होगा, 95। चलो खड़ा, अरे तो फोटो आएगा। फीस हम लोग बेचते नहीं हैं, हम लोग बच्चा बेचते हैं। हम लोग कल्चर नहीं करते हैं, यहाँ सीट का काम चलता है। सीट प्रोडक्शन का होता है। हम लोग यहाँ पे कल्चर करके बड़ा करके मशीन बेचते हैं, यहाँ सीट ही बनाते हैं यहाँ पे। और सीट तो पूरा कहीं भी उड़ीसा का भी आ जाते हैं, जांजगीर चांपा से भी आते हैं, रायगढ़ का तो आता ही आता है, अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा है यहाँ पे, सभी आसपास कोरबा से भी आते हैं, जसपुर से भी आते हैं बच्चा लेने के लिए। उसको गैस पैकिंग करके उसको देते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। झिल्ली जाता है, झिल्ली में गैस भर देते हैं, बोरी पॉलिश में करते हैं, फिर ले जाते हैं। लैब भी है क्या, मतलब टेस्ट करने के लिए? नहीं, लैब नहीं। तो कहाँ करवाते हैं? जरूरत ही नहीं पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है सब। मतलब वो पीएच मीटर अपने पास है, वो देख लेते हैं, वो है वो। और वाटर का तो टेस्टिंग करते कराए नहीं अभी। अब ज़्यादा मेजर डिसीज प्रॉब्लम नहीं आए तो नहीं करा रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम होता तो भेजते कहीं पुलिस में, जहाँ भी वाटर टेस्टिंग का होता है। तो अब ऐसे कुछ हुआ नहीं है। अब हम ही लोग इसमें मेन तो पीएच फैक्टर ज़्यादा रहता है, मान हो गया तो उसके लिए भी वो पीएच कंट्रोल हो गया, चिनाउर डाल देते हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है मेन। और जैसे कि अमोनिया बढ़ गया, कुछ हो गया, तो वो आजकल वो टॉक्सीमर आता है, टॉक्सीमर भी गैस रिलीव कर देते हैं। आजकल वाटर सैनिटाइजर आ गया है, ठीक है ना। वाटर सैनिटाइजर मतलब डालोगे तो पानी को पूरा फिल्टर कर देता है। तो वाटर सैनिटाइजर सोक्लिना करके आ गया है आजकल, वाटर सैनिटाइजर के रूप में सोक्लिना है, एक्जोसोल है, और बहुत सारे वाटर सैनिटाइजर है ना। तो वो सब डाल देने से क्या है, वाटर सैनिटाइजर को, पानी को, मतलब पैरामीटर को वो बैलेंस बना के रखता है, उतना ज़्यादा डिसीज आने का दिक्कत नहीं होता है। और डिसीज़ तो बहुत सारे होता है, जैसे डिसीज़ तो बैक्टीरियल डिसीज़ होता है, फंगल डिसीज़ होता है ना, वायरल डिसीज़ होता है। तो डिसीज़ बहुत सारा है, जनरली जो लगता है वो बैक्टीरियल डिसीज़ लगेगा, फंगल डिसीज़ लगेगा, ठीक है ना। डिसीज़ वाला चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल तो वो आपको अच्छे से सिस्टमेटिक मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा था कि इसमें फिर रोड हो गया, गिर रोड हो गया, स्किन रोड हो गया, फंगल डिसीज़ हो गया, है ना,
इंटेस्टाइन जो उसमें लग जाता है, अंदर दिखता नहीं, जब फाड़ेंगे तब उसमें भी थोड़ा सा डिसीज आ जाता है ना। बैक्टीरियल, हाँ बैक्टीरियल होता है और फंगल। आर्कुलस भी लगता है इसमें, आर्कुलस होता है इसमें, जू बोलते हैं जिसको, मछली जैसे होता है ना, गाय गोरू आदमी की जू नहीं होता है, वैसे इसमें जू लगता है। हाँ आर्कुलस होता है। लर्निया एक होता है, पैरासाइट बहुत सारा लगता है इसमें। पैरासाइट भी होता है, देखो फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, पैरासाइट डिसीज में बहुत जल्दी पकड़ लेता है मछली को। थोड़ा सा भी अगर क्लाइमेट चेंज हुआ या कुछ हुआ, टेम्परेचर इधर उधर हुआ, तो पैरासाइट अटैक करता है जल्दी। तो पैरासाइट जो होता है वही आर्कुलस जो होगा पैरासाइट हो गया। लर्निया भी ऐसे पैरासाइट होता है, ऐसा लंबा सा ऐसा रहता है, देखो लर्निया नेट में से मोबाइल सर्च करेंगे तो दिखेगा वो, है ना। लर्निया वर्निया जो पैरासाइट भी, मतलब कि इन तीनों का डाल सकते हैं पूरा, बैक्टीरियल फंगल और हाँ हाँ डाल दो, उसमें डाल सकते। लर्निया हो गया, फंगल हो गया, पैरासाइट को डाल देना, है ना। और वैसे बैक्टीरियल बहुत सारे, जैसे मेन होता है फंगल डिसीज हो गया। और मेन डिसीज हुआ है बोल के कैसे पता चलता है? हाँ डिसीज हुआ करके ऐसा है ना, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं? दो प्रकार से, वो तो बताएगा नहीं मेरे को बुखार है करके, है ना। आप लोग वो कैसे तो नहीं बताएगा। जैसे कि अब हम किसान हैं, है ना, अब हमारा हम कल्चर किए, जैसे घूम रहे हैं, अब मान लो हम फीडिंग डाल रहे हैं, एक ऐसे एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं खाना, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, जैसे खाना खा रहा है, बच्चे लोग बोल नहीं पा रहा है, छोटा सा बच्चा है, और वो खाना खा रहा है, वो तो पहले एक कटोरी खा लेता था सेरेलेक्स को, और 2 दिन देख रहा हूँ ये थोड़ा सेरेलेक्स को कैसे बता दे रहा है। 2 दिन से देख रहा हूँ बच्चे सेरेलेक्स को एक कटोरी को ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं वो, तो कुछ गड़बड़ है, वो पेट में गड़बड़ है या कुछ तो गड़बड़ है, उसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। तो वो या रो रहा है बच्चा, तो समझ जाएंगे कि या शांत है, चुपचाप है, तो समझ जाते हैं कि माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है। वैसे ही ना मछली, जैसे कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे दाना डाला हुआ हूँ, मैं बैक फीडिंग कर दिया, डाल रहा हूँ, बोरी को मेरा वो 3 दिन में ख़त्म कर देता था मछली, ठीक है। 3 दिन में ख़त्म कर दे रहा है, तो मछली देख रहा हूँ चलो 5 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, मछली फीडिंग क्यों नहीं कर रहा, वो बोरी जोंक तो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर दाना दिए तो, अगर नहीं दिए तो मछली जैसे घूम रहे तो मछली उथल पुथल करेगा, अब वो स्ट्रेस में आएगा, ठीक है ना। स्ट्रेस में आएगा, कुछ उसको कुछ लगेगा तो स्ट्रेस में आएगा, तो वो अपने आप को वो इधर उधर रगड़ेगा या उथल पुथल करेगा, मछली सुस्त ऐसे घूमते रहेगा। जब पत्थर मार दूंगा तो वो भागेगा नहीं, पहले तो भागता था ऐसे, ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ मछली ऐसे जा रहा है और पत्थर मारो, भाग भी नहीं रहा है वो, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब थोड़ा 2-3 चीज़ें से देख के, और ज़्यादा ही उछल फुल कर रहे, रात में अगर देख रहे हैं तो रात में ज़्यादा छटपटाहट के आवाज़ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रात में इतना आवाज़ आता नहीं था। जो आर्कुलस लगेगा, कुछ लगेगा, बीमारी लगेगा तो उसको बेचैनी रहेगा, तो वो क्या करता है कि उथल पुथल करता है वो, है ना। तो वो छटपटाएगा, तो पता चल जाता है कि हाँ मछली में कुछ ना कुछ बीमारी प्रॉब्लम आया हुआ है। तो ये देख के करते हैं। फिर क्या करेंगे, हम उसको नेटिंग करेंगे, ठीक है ना। नेटिंग करने के बाद नेटिंग, जैसे कि अब लग रहा है कि हम लोग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब दिख गया प्रॉब्लम, तो अब भाई प्रॉब्लम है तो चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाल चलाना पड़ेगा। जाल चला के मछली को कलेक्ट करके उसको आपको वहाँ पे इकट्ठा करके थोड़ा सा आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, कहाँ पे क्या है, कौन सी मछली क्या है। नहीं क्वारंटाइन चेंबर नहीं है, इसको कोरोना नहीं लगता। नहीं मतलब कि डिसीज हो गया है ना, तो अलग करने के लिए नहीं है, यहाँ पे ऐसे बहुत रहता है कई जगह। क्वारंटाइन मतलब क्या होता है, मान लो आपके तालाब में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो सब में आउटलेट इनलेट लगा हुआ है, ठीक है ना। आउटलेट इनलेट लगा हुआ है, अगर पानी ज़्यादा ही गंदा हो गया, जब पानी ज़्यादा ही ख़राब हो गया तो आउटलेट खोल दो, आपका पानी चले जाएगा, 1/4 पानी खाली हो जाएगा, नया पानी ऐड करो और ट्रीटमेंट शुरू कर दो, ताकि दूसरे तालाब में वो पानी ना जाए। अगर दूसरे तालाब में जाएगा तो वो उसको भी गंदा कर देगा, उसको भी बार कर देगा। जैसे जब बनाते हैं ना, जब भी तालाब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो आउटलेट इनलेट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का पानी उसमें ना जा पाए। तो वो क्वारंटाइन के लिए नहीं, छाँट के आप कहाँ रखोगे उसको, कितने लोग को क्वारंटाइन करोगे। तो पानी का ट्रीटमेंट करना है आपको, अगर हो गया तो हाँ। तो उसमें क्या करते हैं, जाली में सब मछली को इकट्ठा कर लिए, मान लो 100-200 मछली हो गया, जाली में इकट्ठा कर लिया। आपका केमिकल जो भी है, KMNF4 है या बहुत सारे सैनिटाइजर आ गया, दवाई आपका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, डिप करना चाहते हैं,
अगर आपको NaCl से भी डिप करना चाहते हैं, नमक को घोल में भी करते हैं, तो उसमें क्या जाल में रख के उसमें बाल्टी में घोल के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं उसको। फिर उसके बाद फिर मछली को पूरा जाल को निकाल देते हैं उससे बाहर। जो बाल्टी में घोल लिए KMN04, क्योंकि बॉडी में जब तक टच नहीं होगा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो मछली आपका तो किनारे में आ गया है जाल से, तो क्या करेंगे, जाल से आ गया तो मछली अगर KMN4 ट्रीटमेंट करना है मान लो, तो KMN4 लाल पोटास होता है ना, लाल पोटास जानते हो ना KMN4, तो उसको डाल देते हैं मछली के ऊपर बॉडी में। फिर 1-2 मिनट के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद तुरंत मछली को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर ट्रीटमेंट चलते रहता है अपना। मान लो सॉइल मगर नमक का घोल में भी अगर ट्रीटमेंट कर ज़्यादा डिसीज हो गया, नमक का घोल में ऐसे 2 घोल बना ले बाल्टी में, फिर उसको भी ट्रीटमेंट कर देते हैं 2 मिनट, वापस छोड़ देते हैं उसको। ऐसा करके उसको आपका ट्रीटमेंट उसमें हो जाता है। सर और जो इंजेक्शन है 2 उसको किस डिसीज में लगाते हैं? इंजेक्शन में डिसीज नहीं लगाते, नहीं लगाते हैं। वो ब्रीडिंग के लिए लगता है, वो ब्रीडिंग का है, ब्रीडिंग का है वो। इसमें इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। हाँ, इसमें इंजेक्शन नहीं लगता, इसमें फीडिंग में मिला के इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ऐसी ओरल भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें है ना क्या क्या देते हैं? डिसीज के लिए। फीडिंग में मिला के क्या क्या देते हैं? वो जैसे कि हाईटेक हो गया, हाईटेक पाउडर आ गया आपका, हाईटेक लिक्विड हो गया, है ना, जो बीमारी के हिसाब से आजकल बहुत सारे खुल गया है। और कुछ पैरासाइट जो होता है अंदर है, तो वही जो पाउडर हो गया, क्लीनर भी डालते हैं, जो बाहर से अगर जो लग गया तो क्लीनर करके दवा जाता है। ओरल में और ओरल में फीडिंग में मिला के वही कुछ पाउडर फॉर्म में आता है, विटामिन मिनरल्स को मिला देते हैं, जो वाटरमिन लिए हैं, एग्रोमिन है ना, V5 है, वो सबको क्या फीडिंग में मिला के देते हैं, तो थोड़ी हेल्दी हो जाता है। और ज़्यादा KMN4 और NaCl का घोल देने से बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे खत्म हो जाता है। पानी का पैरामीटर ठीक है तो बीमारी नहीं आता है। अगर पानी आपका सही है, अगर ठीक ठाक है इसमें, तो बीमारी आपको नहीं लगेगा। pH अच्छा है, DO अच्छा है ना, अमोनिया बैलेंस ठीक है सब, तो वो डिसीज होना 6.5 से तक होना चाहिए, है ना। 7 न्यूट्रल है, 7.5 न्यूट्रल होता है, तो अगर 6.5 भी आपका, अगर 9 भी आ गया आपका pH, तो वो फिश कल्चर के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टेम्परेचर तो 30 जो रहता है नॉर्मल टेम्परेचर, जो वही है टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है। वो पैरामीटर देख लेना, अमोनिया नाइट्रेट तो मैं भूल गया क्या है, उसमें नेट देखेंगे कितना अमोनिया का बैलेंस होना चाहिए, कितना NO2 होना चाहिए, कितना NH3 और NH4 में अंतर होता है, एनाइज जो होता है, तो उसमें है ना, तो उसमें जो हार्मफुल होता है NH3 हार्मफुल होता है, NH4 तो हार्मफुल होता नहीं है। NH4 लिखते हैं ना ऐसे, है ना, तो उसमें जो अमोनिया का जो है, तो उसमें देख लेना, तो वह सब मिलाते हैं इसको करके उसमें। ये डिसीज़ का थोड़ा सा है, इसमें डिसीज़ का जो जनरली लगता है ना। और कुछ वर्कर्स कितने लग जाते हैं इस काम के लिए? अथाह है, जितना आता है मछली फार्म में कम हो जाता है। जाल चलाने के 10-15 लोग याद लगता है, क्योंकि 6-6 लोग उधर रहते हैं, 6 लोग इधर रहेंगे, 4 लोग बीच में रहेंगे, तो आपके ऊपर है वो। लेकिन 10-12 जन में 12 लोगों के बीच जाल तो चलेंगे नहीं ना, क्योंकि लंबा नेटिंग करेंगे, तालाब छोटा तालाब बन जाएगा तो 6 जन में हो जाएगा। लेकिन अच्छा तालाब है, कम से कम 8-10 तो आपको वर्कर चाहिए, जाल चलाने के लिए 8-10 तो वर्कर चाहिए। और किन किन स्पीसीज को यहाँ वो किया जाता है, रखा जाता है? रोहू का तो मृगल ही है, 3 को। वो 3 का ही करते हैं, रोहू का तो मृगल नहीं हुआ है अभी तो खाली वहाँ तक हुआ ना, और बचा है पूरा कहाँ बताए हो, ब्रूडर तक तो ना बताए हो, बुरा तक, मतलब कि अभी तो सिंगल लिम तक ही तो हुआ ना। और क्या बचा है? फिर उसके बाद उसको कैसे बड़ा करते हैं, ब्रूडर तक कैसे हम लोग ब्रूडर को मतलब कि कहाँ से लाते हैं? विलेज पॉन्ड से। तो यहाँ मतलब कि खाली ब्रीडिंग तक होता है हाँ, और ब्रूडर नहीं बनाया जाता है। जो रहता है वो बन जाता है वो, लेकिन जनरली हम लोग नया बूडर रखते हैं उसमें। और सोर्स ऑफ बूडर बोले तो विलेज पॉन्ड है भाई, हमारा सोर्स है वो बूडर पॉन्ड, वो विलेज पॉन्ड है। हाँ,
और ये जो तालाब है ना, उसका लंबाई और चौड़ाई गहराई कितना कितना हो सकता है? कंस्ट्रक्शन वाला हाँ अब हमारे यहाँ का बताऊँ, हाँ है ना। अब ये 68 मीटर लंबा है, ऐसे ये तालाब देखेंगे, है ना। ये हाँ, ये बता रहा हूँ ना इसको, ये 68 मीटर लंबा है और शायद 24 मीटर चौड़ा है ये वाला, हाँ। है ना। लंबाई 68 मीटर, हाँ। चौड़ाई 24 मीटर। ऐसे इसको लिख लीजिए आप लोग, ज़्यादा ज़्यादा चौड़ाई कितना? लंबाई चौड़ाई ना करके ना। ये नर्सरी और ब्रीडिंग का ना, और ब्रीडिंग पूल कितना है? और इनकी से क्या चीज़? वो लंबाई चौड़ाई तो बताया ना 2 मीटर व्यास का है, हाँ, 2 मीटर हाँ, घर में तो बता दिया था ना हाँ, उसका, हाँ, लिख चुका है। और इसका गहराई? 5-6 फीट अच्छा। कम है, लेकिन लिख दो 6 फीट। इसमें कम है कई जगह, उसमें 6 फीट है, 6-7 फीट है। तो इसमें ग्रीन वाटर फ्रेश में कैसे करते हैं? ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना वाटर। ग्रीन होना चाहिए मछली पालन के लिए। अच्छा। उधर देखो गोबर वोबर लगा हुआ, चलते हैं आप। मछली पालन के लिए पानी का कलर कैसा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, है ना। क्योंकि वो पूरा जो वाइट रहता है ना, उसमें मिर्गा नहीं होता है। मिर्गा नहीं और होता, भोजन नहीं है मछली का। अगर ऐसे दिख रहा है, अगर फ्रेश पानी है तो भोजन नहीं है। भोजन मछली तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। ये ऐसी टंकी बना कर पुराना है, पहले रखा रहा वो पहले बनाया था। ये बुढ़ा पाउंड तो हमारे यहाँ 0.7 हेक्टेयर का लिख लीजिए, 0.5 हेक्टेयर बोलिए। 0.5 हेक्टेयर का ऐसा एरिया, वाटर एरिया बुढ़ा टाइम का टोटल बुढ़ा एरिया लिख लीजिए, है ना। लंबाई चौड़ाई बोर है, बोर। ये जैसे कि हमारे यहाँ मछली के लिए भोजन बना रहे हैं। नेचुरल फूड प्रोवाइड किया सरसों खली है, इसमें गोबर मिलाएंगे और इसमें इसको खिलाएंगे, डालेंगे इसमें। जैसे बूडर्स है तो इसको खिलाएंगे इसको, ठीक है। ये सरसों खली है पूरा। तो इस सब करने से पानी जो होता है हरा भी हो जाता है और मछली का भोजन बनता है ना। और तो क्वेश्चन टोटल कितना है सर? क्या चीज़? ये नर्सरी पॉन्ड और नर्सरी पॉन्ड है आपका 11, जिसमें वर्क होता है 7-8 में वर्क होता है, 11 लिख लो। और ब्रीडिंग नहीं, सब मिला के बताया था, 4 और लिख लो नर्सरी पॉन्ड। 4 नर्सरी है और 5 रेडिंग पॉन्ड कर दो, ठीक है। हाँ 9 ही कर दो, 9 ही कर दो, बाकी तो काम नहीं होता है, बाकी काम नहीं होता है। और ड्रेनेज कितना सुविधा है, मतलब कितना? एक और ये पानी निकालते हैं उसको एक ही में अटैच है सबका कि अलग अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं। अंदर से होगा ना? हाँ अंदर से। अब लिख दोगे यहाँ पे अलग नहीं है तो गड़बड़ है ना, है तब भी पंप फिट कर देंगे यहाँ से तो अलग ही हो जाएगा ना। हम बोर चालू कर देते हैं ना, इससे बताते हैं यहाँ से, यहाँ मशीन बैठा देते हैं पानी उठता है वो नाली में, वो नाली वो जो 6 दिन गाय जा रहा है ना, वो गाय है गैया है ना, गैया वहाँ से निकलने का पानी, वो तो रोड सीधा वो बाग तालाब निकल जाता है पानी। और इस पानी को कभी साफ करते हैं तो पानी ज़्यादा गंदा हो गया तो पानी को 1/4 तक निकाल के दूसरा पानी ऐड कर देते हैं। ऐसे पानी चलते रहता है हमारे यहाँ, जरूरत नहीं पड़ती, सीपेज मारता है ना पानी को। और जो साफ करते हैं तो कुछ लगाते हैं कि नीचे में मिनरल्स के लिए, पानी के मेंटेनेंस के लिए? कैसे साफ करने वाला समझाइए? मतलब जब खाली करना पड़ता है, आप खाली करने के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ वो बहुत 5 साल 6 साल 3 साल में खाली करते हैं उसको, हर साल खाली नहीं करते हैं। तो कभी क्या करते हैं, बीच में हुआ था जब ये बना था, पिचिंग तब बना था, हुआ था तो उसको क्या करते हैं, चूना डालते हैं उसमें, चूना डाल के फिर पानी भर देते हैं, ठीक है ना। और लाइमिंग कर देते हैं, उसके बाद पानी भर देते हैं, फ्रेश पानी।
फिर उसके बाद फिर अपना फीस डाल के हो जाता है उसमें। सर इसका बेनिफिट कितना मिल जाता है सर यार? गवर्नमेंट को मिलता है, मेरे को नहीं मिलता। गवर्नमेंट को इस फार्म से हम लोग 8 लाख करीब का, 8 साढ़े 8 लाख का यहाँ से रेवेन्यू जमा करते हैं। ये सीजन में 8 से 9 लाख मिलते हैं। स्पान बेचते हैं, फिंगरलिंग बेचते हैं, ठीक है, उसको पैसे जमा करना गवर्नमेंट। हर फार्म का अलग अलग टारगेट रहता है, हर फार्म का अपना अपना रहता है। छोटा है तो बड़े फार्म लोग को बड़े काम करता है। सर आपका पूरा नाम? धनी जंगेर, धनी जंगेर सहायक मत्स्य अधिकारी। सैलरी पूछोगे? 10-15 हज़ार 30,000 लिख दे रहा हूँ। 30-35 हज़ार लिख। वर्कर को हम सीजन में रखते हैं। उन लोग जो कलेक्टेड दर पर रहता है वही देते हैं। कलेक्टेड दर पर नहीं देना वर्कर को। कलेक्टेड दर पर जो है ना हुआ हो गया। और कुछ सहायक कौन- यहाँ जमादार है, लिख लो सहायक में। जमादार 1, चौकीदार 2, ऐसे। प्यून भी है 1। चौकीदार 2 एक जमादार होता है, मत्स्य जमादार, मत्स्य जमादार बोलते हैं। उनका नाम मकसद यहाँ है तो यहाँ का अब तो कुछ हो नहीं सकता ना आप लोग का। हाँ, इसके लिए ना जैसे मास्टर डिग्री कर रहे हैं ना, वैसे बीएससी होता है ना, तो बैचलर ऑफ फिशरी साइंस का कॉलेज है कहाँ का, वर्धा में अलग से। जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, जाना पड़ता है। हाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, बीएससी जो होता है, वैसे ही बैचलर ऑफ फिशरी साइंस का कॉलेज का वर्धा में खुल गया है 2010 से चालू हुआ है। ठीक है, मास्टर डिग्री देता है वो। और मास्टर डिग्री जैसे कि अब हो रहा ना, बैचलर साइंस हो गया, बीएससी हो गया वो मान लो, उसके बाद एमएससी के लिए भी वहाँ पे है सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री के लिए। तो मास्टर डिग्री के लिए हर क्षेत्र में बाहर आप स्टेट जा सकते हो मास्टर डिग्री करने के लिए, कहीं भी क्षेत्र में जा सकते हो। लेकिन पढ़ाई करने के क्या करते हैं, 12th तक बाद ना बायो ली हो मान लो, 12th तक बाद ना नीट की एग्जाम देना पड़ेगा। नीट के एग्जाम में ना रैंक आएगा, फीस में एडमिशन होता है। जैसे मेडिकल में होता है ना, तो वो मेडिकल वाला एग्जाम देना पड़ेगा आपको। तो मेडिकल वाला एग्जाम देने के बाद ना 12th तक बाद ना, अगर अभी आपको बाय में 12th तक होगा कोई, तो उसको नीट की एग्जाम दिलवा देना। ठीक है, नीट की एग्जाम देने के बाद ना भले पास हो ना हो, दिलाओ, और सर्टिफिकेट मिलेगा ना उसका, भाई दिलाएगा, फॉर्म भरेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा, जब काउंसलिंग होगा ना, तो कवर्धा में इसका जो है कामधेनु यूनिवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामधेनु यूनिवर्सिटी है ये। फिशरी कॉलेज वेटनरी और फिशरी अंजुरा में है, तो इसके साथ ना इसका कामधेनु यूनिवर्सिटी के साथ है। इसके वेटनरी जो डॉक्टर बनते हैं ना, जो वेटनरी डॉक्टर लोग बनते हैं तो 4 साल पढ़ाई करते हैं ना, तो वैसे ही इसका भी वहाँ पे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी है अंजोरा का। तो अगर आप लोग को कोई है तो नीट के एग्जाम दिलाने के बाद ना काउंसलिंग होगा ना कवर्धा में, तो उसमें एडमिशन हो जाता है। तो ये मास्टर डिग्री मांगता पहले तो, जैसे बायो कर रहे हो कर रहे ना, और लेके आना थोड़ा सा, 2 देखे कर लायक पॉल आए हो ज़्यादा थोड़ा लेके आना, छिते तक दिखाना है। तो वो जो क्या बोलते हैं
अभी जितना भी लग रहा है ना जॉब, तो मास्टर डिग्री को ले रहा है, फिर BFSC को ले रहा है। अब जूलॉजी पहले कोई नहीं था, तो जूलॉजी वाले को लेते थे, जो BSc पढ़े थे जूलॉजी में, जो MSc किए थे जूलॉजी में, इक्थियोलॉजी में किए थे, वो उसको ले रहे थे। जितने अभी डोकरे लोग हैं ना, जो 2010 से इधर 5 तक जितने डोकरे लोग सब है ना, वो सब वही जूलॉजी वाले थे। हाँ, BSc, हाँ, जो सिंपल जूलॉजी वाले थे सब, है ना। अब ये 2010 से ना, 2000 जब से बना है, 2010 कुछ नहीं करेंगे, 2010 से जो है ना, अब ये मास्टर डिग्री BSc फिशरी साइंस मांगता है, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस मांग रहा है ये, तो उसमें हो रहा है। अभी तो आप कुछ नहीं, इसमें नहीं आ सकते ना इस फील्ड में, क्योंकि अब आओगे तो क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे उसमें आप लोग, क्योंकि वो मास्टर जो फिशरी कॉलेज के बंदे हैं उन लोग अप्लाई करने देंगे नहीं। नॉलेज नहीं, अब लिख देते हैं ना, अब उसमें क्राइटेरिया BFSC, मान लें डिग्री BFSC लिख देंगे तो कहाँ से आओगे, या ट्रेनिंग मांगेगा 6 साल, मतलब 1 साल 1.5 साल का ट्रेनिंग जो चलता है उसको ट्रेनिंग मांगता है, तो ट्रेनिंग तो बंद कर दी है गवर्नमेंट, है ना। तो अभी क्या करोगे मास्टर डिग्री करने के बाद, बोल रहा हूँ आप लोग प्राइवेट स्कूल पढ़ाओगे 5,000 6,000 में, अच्छा बात है। नहीं DED में दिलाते ना, बढ़िया है, मास्टर डिग्री हो गया ना, वो से PhD भी कर लेना, जो हो तो PhD भी कर सकते हो, PhD भी कर लो, बढ़िया है। नेट के एग्जाम दो, नेट का भी एग्जाम दो ना, क्या दिक्कत है, नेट का भी तैयारी करो, हो सकता है प्रोफेसर बन जाए। एक्चुअली क्या है ना, ये जूलॉजी ये है ना, एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं, अच्छा सब सब्जेक्ट अच्छा है, जिसके लिए करना है उसके लिए अच्छा है, एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। मान लो एक टेक्निकल में नहीं आता है ये, मान ले आप मास्टर डिग्री करने के बाद आप किसी फील्ड में अगर जाएंगे करेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। अगर टेक्निकल डिग्री, देखो अदरवाइज नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर टेक्निकल डिग्री हम लोग करते हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर मान लो वो टेक्निकल डिग्री है, अगर वो बंदा अगर BSc कर लिया, और अगर वो कुछ भी नहीं करना चाहेगा, फिर भी कंपनी वाला उसका 15,000 20,000 का उसका नौकरी पक्का रहता है। एस्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाई प्रचार करना, कीटाणु मारने वाला, वो सब वो लोग का ऐसे रास्ता खुल जाता है, टेक्निकल वाला में नहीं जाता है। हम लोग BSc प्लेन BSc किए हम लोग, तो कोई पूछता नहीं, क्या करेंगे, वो जाना पड़ता है, वो हम लोग को भी लेता है लेने के लिए, ऐसे नहीं लेता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हम लोग को मेहनत करना पड़ता है उनमें। तो टेक्निकल डिग्री थोड़ा सा, और BSc करने के बाद डिग्री लेना है, BSc करने के बाद अगर कुछ कंपटीशन एग्जाम देना है, कुछ देना है, अगर सोच है तो उसके लिए अच्छा फ़ायदा है, अच्छा हो जाता है ये। और मास्टर डिग्री करने के बाद अभी वो नेट की एग्ज़ाम दो, और नेट का फिर है ना टीचर, और कोई स्कोप है उसमें, और कहाँ का ला सकता है, मेरे को आइडिया नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूँ। जैसे और क्या प्लानिंग है आप लोग का, जैसे कि अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, नेट से दिलाएंगे फिर देंगे बोल के। नेट तो दोगे ही, नेट तो देना ही, क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट तो करना ही पड़ेगा ना, तब उसमें आगे करो। नेट नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, है ना। नेट कर लिए तो प्रोफेसर का चांस बन सकता है कहीं भी, 2-4 पेपर भी निकाल लिया करो, ऐसे आर्टिकल निकाल लेना, मछली पालन कीटाणु जो भी ऐसे लिख के, ऐसे पेपर में छपता नहीं है आर्टिकल, पेपर भी पब्लिकेशन करना पड़ता है, नेट दिए ना तो पब्लिकेशन भी करना पड़ता है, 2-3 नाम गाइड भी होगा ना आप लोग का ना। तो मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो जो करा रहे थीसिस बनेगा ना, नहीं बनेगा, ये खाली प्रोजेक्ट वर्क है। अच्छा PhD होगा वो, हाँ वो ना PhD करते हैं उसमें लगता है। अच्छा थीसिस PhD में बनेगा, अच्छा उसमें नहीं लगता है। अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा बस, 8-10 पेज, कितना पेज का बना, हाँ ऐसे 8-10 पेज का होता भी है, लेकिन वैसे सुविधा नहीं रहता है तो नहीं करते हैं। मग्गा लिखाना है, मग्गा लिखाना है। दूसरे जो वेल डेवलप कॉलेज है वहाँ पे होता है थीसिस, MSc में ही कर लेते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट। हाँ थीसिस को MSc कर लेते हैं। एडहा को पढ़ाना देते पढ़ाने के लिए, कौन टॉपर कौन है? दुर्गेश नंदनी टॉपर है तुम्हारे बैच में, कितना परसेंट है उसका? 80। और आप लोग का? हम लोग का 70 है। 70।
मास्टर डिग्री एमएससी करने के बाद ना भरते रहे ना फॉर्म वॉर्म इधर उधर, नेट दे लेना। जी सर। और फिशरी में तो नहीं आ पाओगे ना, यस क्योंकि फिशरी के लिए अलग स्पेशलाइजेशन कर दिया है ना, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस कर दिया, मास्टर साइंस कर दिए। हम लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं उसमें फिशरी में, तो इसमें अभी बंद कर दिया ना, नहीं आने दे रहा है। प्लेन बीएससी वाले लोग को आने नहीं दे रहा है इसमें, यार जुलॉजी वाले लोग नहीं आने दे रहा है। प्लस आप लोग का जुलॉजी इक्थोलॉजी प्लस अगर ट्रेनिंग रहता कहीं पे साल भर का शासकीय संस्थान से, तो एक बार निकलता है ना पोस्ट ना, तो उसमें चांस बनता है। और मेरे से नेट क्वालिफाइड करो और पीएचडी भी करो, तो उसमें इसको अच्छा दिखेगा कि वो आगे 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 का रास्ता खुलेगा। और नेट वो सीएटी केट भी दिलाते हो, केट दिलाए हो? अब ज़्यादा होगा तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर टीचरशिप में जाना है तो टीचरशिप में भी कर सकते हो। अगर शिक्षाकर्मी भी बनता है, आता है वैकेंसी, उसमें कंप्यूटर बहुत सारे खुल जाता है। मास्टर डिग्री के लिए बहुत सारा मांगता है, पढ़ते रहने से आता रहता है। बहुत सारे मास्टर डिग्री के लिए बहुत सारी वैकेंसी है, ऐसे नहीं है। लेकिन वो बाहर भी जाना पड़ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी है तो बाहर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलता है। अब यहाँ प्रोजेक्ट रखता नहीं है, प्रोजेक्ट में काम कर सकते थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आता है ना, प्रोफेसर और प्रोजेक्ट रखते हैं, तो प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं। तो 2-4 प्रोजेक्ट में भी आप रायगढ़ ही के बाहर के हो? बाहर से हैं लेकिन हॉस्टल में रहते हैं। कहाँ से? इधर पुसौर साइड बोंदा बोलते हैं। आप पुसौर साइड, आप सरिया सरिया परम करेंगे। और सरिया से घर पूरा तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। सर रायगढ़ में और कितना फिश फार्मिंग है? तो रायगढ़ में एक ये हेचरी एक है। सर कंप्लीट फिश फार्मिंग कहाँ पे होता है? मतलब पूरा बूढ़ा तक फार्म वाले लोग देखते हैं ना, मार्केटिंग जैसे बड़े बड़े फार्म है, वहाँ पे वो लोग बड़ा मछली छोटा मछली को बड़ा करके बेचते हैं। हाँ, तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर है कहाँ? वो अपने अपने एरिया में करते हैं, जैसे हम लोग गाँव में करते जैसे हैं। कौन कहाँ बोले आप? घर घोड़ा वो कर रहे घर घोड़ा बेच के शर्मा है, चले जाओ ना। यहीं पे बोल रहे हैं रायगढ़ में नहीं, राजेंद्र शर्मा जो है ना, जानते हो राजेंद्र शर्मा को? नहीं जाता। अरे जो स्कूल चलाता है, घरघोड़ा वाला जो राजेंद्र, मैं तो यहीं से हूँ, स्कूल टेंशन। तो एक स्कूल चलाता है जो घरघोड़ा तमनार के रास्ते के बीच में ना, उसका फार्म है कृषि केंद्र। जो 2 पिल्लर गड़ा है ना रास्ते में, गए हो तमनार तरफ से गए हो कभी घर? तो 2 रास्ता पिल्लर गड़ा हुआ है ऐसे, जैसे बसन पाली पार करेंगे ना, झरिया पाली से पहले ना 2 ऐसे स्वागत करता है कि ऐसे लगा नहीं रहता है खम्बा, तो वही खम्बा जहाँ गड़ा है वही पे उसका फार्म है। और बरम का सरिया में वो तुम्हारा वो जनकपुर में जा सकते हो, उसके यहाँ यशवंत क्या, तो यशवंत क्या फोटो वो उसके यहाँ भी करता है, वो मछली का नाम, उसके यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। रायगढ़ में ऐसे, रायगढ़ में नहीं, रायगढ़ में क्या पंचायत तालाब को करते ज़्यादा। यहाँ पे पंचायत तालाब को ना महिला लोग ना 10 साल के लेके पालन करते हैं। अब एक जन है यहाँ पे बना है, बंगुरसिया साइड है, जाओगे बंगुरसिया साइड मिल सकता है। यही रायगढ़ में हो गया। तो बंगुरसिया कितना दूर है? संबलपुरी। रायगढ़ के अंदर नहीं है। कब हुआ कंप्लीट आप लोग का सेशन? ले मग्गा डाला ले ला, किनारे के फोटो खींचेंगे, लगा फिटिंग करके फोटो ले लो। यहाँ पे खड़ा हो जाना आपको बढ़िया। इसके में वो तेरे में सिंपल वाला हाँ डब्बल पूरा फेंक दे, तो गाढ़ा फेंक दे, थोड़ा गाढ़ा फेंक दे, आएगा। ऊपर से फेंकना रहे, थोड़ा सा फोटो आएगा ऊपर से, छड़ दूर तक। हाँ ऐसे, हाँ दूर तक मारो, छड़ मार।
इधर देख, थोड़ा सा देख, इस्माइल का हंसना, दूसरे का हाथ बोलता है। तू भी हंसना, देख, डालते डालते हंसना। कैसे हंसेगा? हम लोग कैसे हंस बोलता है? फोटो खिंचवा रहे हैं हम लोग। तू भी खिंचा रहा, देख ना फोटो, देख देखो तब तो यार देखो तब तो यार ऐसे मक्का उठा के रखे, दिखाई ना कर सके। भैया देखिए ना एक बार। एक बार देखो, देखो सीधा डाल दे बहुत सही। अबे खिंचना खिंचवाना ना फोटो रे। हाँ है ही नहीं तेरा, आया नहीं है पिछले वाला फोटो। आया हम लोग लंच से देखेंगे और लोगों का भी फोटो आएगा। खाली तालाब में डाल। तुम लोग पास में जाओ ना। ऐसे ऐसे करके डालिए ना, ऐसे करके। हाँ ऐसे ऐसे करके। जोन हम लोग आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे क्यों? हम लोग उस साइड रहते हैं ना, चल एक बार उनके पीछे। उनके पीछे जाओ ना, पीछे। बाजू में रहूँगा, आप स्क्रीन पर बलून थोड़ी लेके जाएगा। वो ऐसे फोटो नहीं ना डाला ना, खाना का अच्छा तो बढ़िया। इतना काम चल जाएगा ना, है नहीं चलेगा। अब फोटो तो बजाय फिर ना डालते हो डस्टबिन। तो दोस्तों, फिश फार्मिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर केवल चाइनीज़ हैचरी है और यहाँ पर केवल ना फिश का प्रोडक्शन होता है।